Dear student, welcome back to the series of lecture on heat transfer by radiation. So today we will discuss the radiation safe factor. The radiation safe factor is also known as by view factor, angle factor or configuration factor in different literature. So let us understand what is radiation safe factor. For that, consider टू आर्बिट्रली एरिया टू सपोज एरिया एक हमने कंसीडर किया ए आई और एक अनदर एरिया ए जे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आर्बिट्रली ओरिएंटेड है। इस ए आई का टेम्परेचर सपोज टी आई है और इस ए जे का टेम्परेचर टी जे है। अब एक और हम लोग डिफरेंशियल एरिया ए आई के कंसिडर करते हैं। ए आई का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग लेते हैं, सपोज ये हमने रेक्टेंगल शेप का हमने लिया, सपोज उस डिफरेंशियल एरिया डी ए आई है और इसका डिफरेंशियल एरिया सपोज डी ए जे है और इस डी ए आई का सरफेस नॉर्मल सपोज रिप्रेजेंटेड किया जाता है एन आई से। इस डी ए आई एरिया का सरफेस नॉर्मल डी ए आई हुआ, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एन आई डायरेक्शन में हुआ। सपोज ये रेंडमली जो ओरिएंटेड है, ये डी ए जे का सरफेस नॉर्मल सपोज एन जे डायरेक्शन में और एन आई और एन जे के बीच में एक लाइन हम अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका डिस्टेंस सपोज आर है। यानी ये जो लाइन हो रहा है, द लाइन कनेक्टिंग द एरिया डी आई और डी जे, सपोज द लेंथ इज आर एंड दिस आर is making an angle theta I with surface normals of AI, and this theta j, this line R or the making an angle theta j with the surface normal of dij. So जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में पोजीशन हम लोग चेंज करेंगे, या तो डी ए जे का पोजीशन चेंज कर दे या डी ए आई का चेंज करे। दोनों सपोज जैसे पोजीशन चेंज करेंगे तो आर भी चेंज हो जाएगा, थीटा आई भी चेंज हो जाएगा और थीटा जे भी चेंज हो जाएगा। अब अगर हम एक चीज ये देखना चाहें, सपोज ए आई या ए जे दोनों में से कोई एमिट कर सकता है और कोई रिसीव कर सकता है। सपोज ए आई से कोई इमिशन हो रहा है और ये इमिशन हर एक डायरेक्शन में होगा। अगर ये एजे के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है तो अगर हम क्या देखेंगे कि एजे के तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये ए आई से रेडिएशन आ रहा होगा। वो जिस रेडिएशन से आएगा, जिस एंगल से आएगा या जो एरिया कवर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। सपोज हमने ये इस फिगर में अगर हम राइट हैंड साइड में फिगर में हम देखते हैं तो ये एरिया डी ए आई है, यहां से रेडिएशन होना शुरू हुआ। अगर हम डी ए जे से देखना शुरू करते हैं तो ये जो एंगल बनाएगा डी ओमेगा आई जे, डी ओमेगा आई जे, और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस लाइन जो कनेक्टेड हो रहा है दोनों के बीच में, ए आई और ए जे के बीच में, उसके परपेंडिकुलर का एरिया और उस लाइन का लेंथ का स्क्वायर, दोनों के बीच का रेशियो हमें डी ओमेगा और सॉलिड एंगल बताएगा। अब हमें क्या हो रहा है, ये जो एरिया हमने इसमें डी आई लिया था वो इस आर के करस्पॉन्डिंग कितना बना रहा था, थीटा जे बना रहा था। और ये थीटा जे मे बी 0 डिग्री, मे बी 90 डिग्री, मे बी सम एट सम एंगल। तो अगर हम सॉलिड एंगल हम डिटरमिन करने जा रहे हैं तो ये डी ए जे का वो एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे जो इस आर के साथ हमारा 90 डिग्री बनाता हो। देयरफॉर ये जो एरिया का प्रोजेक्शन हम इस लाइन के अलोंग लेंगे, तो आर लाइन के अलोंग जो प्रोजेक्शन लेंगे, देन दैट विल बिकम डी ए जे कॉस थीटा जे, डी ए जे कॉस थीटा जे। ये इस आर के क्रॉस सेक्शन, आर लाइन के अलोंग हमारा प्रोजेक्टेड एरिया होगा। सो इट विल बिकम डी ए जे कॉस थीटा जे। और अगर डी ओमेगा, हम सॉलिड एंगल निकालने की बात करेंगे तो
ये प्रोजेक्टेड एरिया विच इज इक्वल टू डी ए जे कॉस थीटा जे डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस का स्क्वायर। सो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये आई से जो निकला है रेडिएशन और जे के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है एट ए पर्टिकुलर सपोज वेवलेंथ, या हम टोटल रेडिएशन की बात कर सकते हैं। तो हम सपोज हम यहाँ पे टोटल रेडिएशन की बात करें तो अगर, या फिर हम एक पर्टिकुलर बात करेंगे, बोथ एनालिसिस विल रिमेन सेम, पर्टिकुलर वेवलेंथ का भी एनालिसिस सेम रहेगा। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं, डी क्यू आई जे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेडिएशन दैट इज इमिटेड फ्रॉम आई एंड इंटरसेप्टेड बाई जे। सो दिस इज डी क्यू आई जे। और हम बाय डिफिनीशन विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिटी हम लोग ये कर सकते हैं, इंटेंसिटी जो हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, cos थीटा आई डी ए आई डी ओमेगा जे टू आई। रिमेंबर हियर, जो ओमेगा का बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा जो इंटरसेप्ट किया गया हो, और कहां से, आई सरफेस से। सो दैट इज द डी जे के द्वारा देखा गया है, और वो एंगल सॉलिड एंगल आई पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि Q से कौन सा रेडिएशन है जो बाहर आ रहा है। ये इमिशन नहीं है, ये इमिशन है प्लस पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इरेडिएशन का कुछ पार्ट आई के द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, और वो जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका कुछ पार्ट जे सरफेस के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा सकता है। सो आर पार्ट वाला भी आ जाएगा, और जो आई सरफेस के द्वारा इमिट किया जा रहा है उसका कुछ पार्ट जे सरफेस के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाएगा। दैट मीन्स ये E प्लस आर, या फिर हम कह सकते हैं रेडियोसिटी के करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यानी जो Q से जो रेडियोसिटी बाहर निकल रहा है और जे से द्वारा जितना इंटरसेप्ट किया जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो ये cos थीटा आई इंटू डी ए आई डी ओमेगा जे आई। अब हमने डी ओमेगा जे आई का क्या डिफिनेशन देखे थे, हमने ये देखा था डी ए जे कॉस थीटा जे अपॉन आर स्क्वायर। सो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी ओमेगा जे आई के प्लेस पे, तो हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा, मॉडिफाइड इक्वेशन ये आ जाएगा। अब अगर सरफेस आई अगर उसका रिफ्लेक्शन और इमिशन डिफ्यूज होने का मतलब क्या है, हमारे पास इंटेंसिटी का रिलेशन रेडियोसिटी के साथ आ जाएगा। कैसे, रेडियोसिटी हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इंटेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेडियोसिटी बाय पाई। यानी रेडियोसिटी जो हो जाएगा फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द आई will be pi times the intensity, corresponding intensity coming from the I. So ये जो IERI है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे JI अपॉन पाई से। तो इसमें हम लोग I के जगह JI और नीचे हमने पाई ले आया है। सो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गया। Therefore अगर ये क्या हो गया, एक छोटा सा एरिया के द्वारा एक छोटा सा इंटेंसिटी निकाला गया है। अब अगर हम टोटल DI के जगह अगर हम टोटल AI के द्वारा हम देखते हैं रेडियोसिटी जो कि इंटरसेप्ट किया जा रहा है टोटल AJ के द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्मॉलर DI से DAI से DAJ गया है, तो हम लोग अगर पूरे इंटीग्रेट कर दें एरिया को ओवर AI और ओवर AJ, तो ये जो एनर्जी देगा AI से J गया है वो टोटल एनर्जी हो जाएगा। therefore total energy will be, radiosity will always be constant. so AI AJ ये कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और हमारे पास बाकी सारा टर्मिनोलॉजी इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा। हमने इसमें क्या जंक्शन इनकॉर्पोरेट किया है, रेडियोसिटी कांस्टेंट है। सो अब हम लोग एक टर्म हम डिफाइन करने जा रहे हैं, व्यू फैक्टर। व्यू फैक्टर क्या होगा, दो पार्ट हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर से कि क्यू रेडिएशन इमिट किसके द्वारा किया जा रहा है, आई के द्वारा कुछ इमिशन किया जा रहा है, उसका कितना पार्ट जे के द्वारा
इंटरसेप्ट किया गया है, दैट इज द क्यू आई जे। आई से ढेर सारा रेडिएशन निकल रहा है, लेकिन जे के सरफेस के द्वारा थोड़ा सा इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो जो फ्रैक्शन जितना वो जे के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है, उसी को हम लोग व्यू फैक्टर बोलेंगे। मतलब आई के साथ जो टोटल एनर्जी रेडिएशन रेडिएंट एनर्जी सरफेस से लीव हो रहा है या बाहर जा रहा है, उसका कितना फ्रैक्शन जे के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्यू फैक्टर Fij. So the view factor Fij is defined as the fraction of radiation leaving the surface I that is intercepted by surface J, and it is denoted by Fij. Fij means the fraction of energy leaving from the surface I and intercepted by J. तो टोटल कितना इसे एनर्जी लीव हो रहा है, रेडियोसिटी के बराबर। किससे? जी आई के बराबर। ये एनर्जी ए आई सरफेस से लीव हो रहा है। अगर हम पर यूनिट एरिया से हटा के अगर हम वाट की बात करें, रेट क्या, तो ए आई जी आई, इतना एनर्जी सरफेस आई से ए आई से निकला, सरफेस ए आई से निकला, उसका कितना पार्ट जे के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया, तो इतना पार्ट इंटरसेप्ट किया गया। तो दोनों का जैसे ही रेशियो लेंगे वो बता देगा व्यू फैक्टर। ये व्यू फैक्टर हो सकता है इससे निकला हुआ एक भी पार्ट नहीं इसमें इंटरसेप्ट किया गया हो सकता है 10% किया हुआ हो सकता है 40% किया गया हो सकता है 90% किया गया हो सकता है 100% सारा का सारा करेगा। तो ये क्यू आई जे जो होगा, ये इसके इसके 0 पार्ट हो सकता है और मैक्सिमम 100 पार्ट हो सकता है। देयरफॉर एफ आई जे वेरी कर सकता है 0 से लेकर के 1 तक। तो अब हम क्यू आई जे का अगर हम एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें एक्सप्रेशन देखो जी आई विल गेट कैंसिल आउट और हम लोग का एफ आई जे का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये हो गया एफ आई जे। वो क्या हो गया? एफ आई जे द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो सरफेस आई, कोई भी सरफेस हो सकता है, उसका कोई भी शेप हो सकता है, जो एक अनदर आर्बिट्ररली ओरिएंटेड सरफेस जे है, जिसका कुछ भी शेप हो सकता है, उसका कुछ भी ओरिएंटेशन हो सकता है, उसके द्वारा इंटरसेप्ट किया गया है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सपोज ए आई का कुछ भी एरिया हो सकता है, ए जे का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, दोनों के बीच का ओरिएंटेशन कुछ भी रैंडम हो सकता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रैंडम हो सकता है। मतलब ये एक वेरी जनरलाइज्ड डेरिवेशन हो गया है, जो कि किसी भी शेप के लिए किसी भी सरफेस के दो सरफेस के बीच में हम लोग इसको डिटरमिन कर सकते हैं। सो अगेन अब हम ये क्या हो गया, फ्रैक्शन आई से जे गया है। सिमिलरली अगर हम रिवर्स मैनर में कहते, सारा डिस्कशन करते कि नहीं रेडिएशन जे से कितना निकला और आई तक कितना पहुंचा, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, लेकिन आई जे के जगह क्या हो जाएगा, जे आई हो जाएगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात होगा, जो ए आई के जगह क्या हो जाता, ए जे हो जाता, ए आई के जगह ए जे, सब आई के जगह रिप्लेस हो जाता। तो ये वाला जो टर्मिनोलॉजी तो सेम रहता, सिर्फ इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाता है, एफ जे आई इक्वल टू 1 अपॉन ए जे, और ये सेम रहता। मतलब अगर हम फ्रैक्शन क्या लेते हैं, एफ जे आई का एक्सप्रेशन बनाते, एफ जे आई का, तो हमारा ये एक्सप्रेशन मिलता। अब अगर दोनों के बीच में अगर हम ये दोनों हो रहा है, तो हम ये दोनों एक्सप्रेशन से क्या सीखने को मिलेगा, ये हम किसी भी दो रैंडमली ओरिएंटेड आर्बिट्ररी सरफेस को बीच में कितना फ्रैक्शन एक दूसरे के पास से पहुंच रहा है, इंटरसेप्ट एक के द्वारा रेडियोसिटी जो निकल रहा है, दूसरे के द्वारा कितना इंटरसेप्ट किया जा रहा है, वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन फॉर द एनी काइंड ऑफ शेप। कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा तो हमको इंटीग्रेट करना होगा, डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में हमने क्या जंक्शंस माना था, कि जो सरफेस है वो डिफ्यूज एमिटर है और डिफ्यूज रिफ्लेक्टर है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और रेडियोसिटी क्या था, कांस्टेंट था, रेडियोसिटी कांस्टेंट था। अब अगर इसका इक्वेशन की बात करें, तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट है, दोनों इक्वेशन में कॉमन है। अब अगर जैसे ही दोनों का हम रेशियो लेंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ए आई इंटू एफ आई जे विल बी इक्वल टू ए जे इंटू एफ जे आई। एक हमारा सिचुएशन क्या हो गया, एक ये इक्वेशन मिल गया,
ये इक्वेशन मिला क्या, AIFij will be equal to AJFJi. This relationship that we have obtained is called as reciprocity relation. ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ये स्टैंडर्ड हमने एक किया, कौन सा, AIFij इक्वल टू AJFGi. रिमेंबर, इसके जो भी हम यूज करने जा रहे हैं उसमें ये अजम्पशंस आपको हर हाल में मेंशन करना होगा, तभी हम ये सब चीजें एनालिसिस कर पाएंगे. कौन सा, कि टू सरफेसेस आर डिफ्यूज इमीटर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्टर एंड आल्सो हैविंग द यूनिफॉर्म रेडियोसिटी. सो ये हमारा रेसिप्रोसिटी रिलेशन मिला. अब हम एक और जनरल जो हम ऑब्जर्व करते हैं, सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जो n नंबर ऑफ सरफेस से बना हुआ है. सपोज एक स्ट्रेट सरफेस है, एक स्ट्रेट सरफेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, इस तरीके से करके n सरफेस है. अब ये बताया जाए कि सपोज वन सरफेस को कंसीडर करते हैं, इससे जो भी रेडियोसिटी बाहर आएगा, ये जो भी रेडियोसिटी बाहर जाएगा वो क्या हो सकता है, ये रेडियोसिटी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में खुद से ही द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकता है, कुछ पार्ट इस सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, कुछ सरफेस ये द्वारा, कुछ पार्ट ये द्वारा, कुछ पार्ट ये सरफेस के द्वारा, कुछ पार्ट ये सरफेस के द्वारा, कुछ पार्ट ये सरफेस के द्वारा, इस तरह से इन सरफेस है. तो ये जो रेडियोसिटी आ रहा है, वो रेडियोसिटी आ रहा है, कुछ पार्ट खुद के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा और बाकी का पार्ट रिमेनिंग एलिमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा. इसका मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि इसका सपोज 5% खुद के द्वारा किया गया, 10% दूसरे के द्वारा, 30% तीसरे के द्वारा, इस तरीके का परसेंटेज करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका सारा एनर्जी 100% किसी टोटल का मिला कर करके सभी के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाएगा. यानी ये जो फ्रैक्शन है, सपोज इसका 0.1, इसका फ्रैक्शन 0.2, इसका 0.3, 0.4, इस तरह से अगर हम सबका समेशन कर देंगे तो ये रेडियोसिटी के बराबर आ जाएगा. या जो फ्रैक्शन का अगर हम समेशन करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 1. मतलब क्या हो गया, अब ये इसका 1 से रिलीज हो रहा है, 1 के द्वारा ही रिसीव किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, F11. 1 से रिलीज हुआ, 2 के द्वारा रिसीव किया गया, देन दैट फ्रैक्शन विल बी F12. अगर 1 से रिलीज हुआ, 3 के द्वारा इंटरसेप्ट किया गया तो 13. दैट मींस F11, F12, F13, F14, F11, F15 डॉट 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 F1n, वो क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1. समेशन मस्ट बी इक्वल टू 1. देयरफॉर इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर सपोज कोई सरफेस I से इमिट हो रहा है और J एक ऐसा सरफेस है, J कहां से होगा, n नंबर है, J वेरी 1 फ्रॉम n, ये जो समेशन होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज समेशन रूल. दिस इज कॉल्ड एज समेशन रूल. सो दिस इज द सेकेंड रिलेशन वी गॉट. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं. सपोज हमारे पास एक इनक्लोजर है, बड़ा वाला सरफेस 2, उसके अंदर एक छोटा वाला सरफेस है, इनक्लोजर है, सपोज सरफेस 2. अब फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप ये समझ सकते हो कि ये स्फेरिकल है, हॉलो स्फीयर बाहर वाला, एक अंदर वाला सॉलिड स्फीयर है. अब ये जो स्फीयर 1 है, ये स्फीयर जो 1 हुआ, इससे रेडिएशन होगा, सपोज ये रेडियोसिटी कितना होगा, J1 हुआ. अब रेडियोसिटी J2 भी होगा. 1 का जो यहाँ पे कितना सिस्टम है, आप अगर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देखेंगे, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप कॉमन सेंस से देखेंगे, तो 1 का जो भी सारा रेडिएशन जाएगा वो अपने ऊपर नहीं आएगा. यहाँ से जो भी जाएगा, सपोज यहाँ पे अगर लाइट देखोगे तो बाहर की ओर ही फैलेगा, यानी इससे हमेशा दूर जाएगा. क्यों, ड्यू टू द स्फेरिकल नेचर. इसका कोई भी पार्ट इसके वापस आकर के फॉल नहीं होगा. क्यों, क्योंकि रेडिएशन हमेशा अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए कर रहा है तो इस पे कहीं टच नहीं करेगा. मतलब 1 से जो भी रेडिएशन बाहर जा रहा है, रेडियोसिटी, वो हर हाल में 2 से जाके टकराएगा, यानी 2 के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाएगा. चाहे जहां से भी रिलीज हो, वो 2 के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाएगा. 1 का कोई भी पार्ट पार्ट ऑफ द रेडियोसिटी 1 के द्वारा नहीं किया जाएगा. देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, F11 इज इक्वल टू 0, लेकिन F12 इज 1. मतलब F1 से जितना भी आ रहा है सारा
यहाँ 1 हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन। या फिर हम अगर समेशन रूल लगा देते हैं तो क्या होगा, F11 प्लस F12 इक्वल टू 1, और हम जानते हैं इसमें शेप के द्वारा F11 इज 0, देयरफॉर F12 विल बिकम 1। अब इसमें से F21 हम कहते हैं, तो बताओ F22 क्या 0 होगा या नहीं। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है, ये F22 देखो यहां से जो पार्ट जाएगा, इसका ये वाला पार्ट इससे टकराएगा, ये वाला पार्ट इससे टकराएगा, ये वाला पार्ट इससे टकरा सकता है, लेकिन ये जो इस डायरेक्शन में जाएगा वो 2 के द्वारा ही इंटरसेप्ट किया जाएगा। ये वाला जो रेडिएशन आएगा वो यहाँ पे जाकर के 2 पे जाएगा, यहाँ पे अगर ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो 2 पे ही जाके करेगा। मतलब 2 का जो रेडियोसिटी बाहर आ रहा है 2 से, उसका कुछ पार्ट खुद के द्वारा भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है और बाकी का पार्ट 1 के द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है। देयरफॉर F22 is not equal to 0, but it will have some finite value. F कुछ पार्ट क्या होगा, यानी F21 प्लस F22 will be equal to 1। मतलब समेशन रूल लगाएंगे तो 2 से जो फ्रैक्शन आएगा 2 से 1 जाएगा, 2 से 2, दोनों का समेशन 1 के बराबर होगा। अब हम एक और रिलेशन हमने जाना था, 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन था, A1 F12 मस्ट बी इक्वल टू A2 F21। ये कौन बोलता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सो हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा दिया, A1 इक्वल टू F12, A1 F12 इक्वल टू A2 F21। सो हम अगर F21 जानना चाहते हैं, F21 जानना चाहते हैं तो कितना होगा, A1 अपॉन A2, A1 अगर हम F21 निकालना चाह रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, F21 विल बिकम A1 अपॉन A2 इंटू F12। अब अगर हम मान लीजिए F21 अगर हम जानना चाहते हैं तो बताओ F12, बताइए F12 क्या है, 1 से लेके 2 तक में कितना है, हमने अभी क्या माना था, क्या हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हमने इंस्पेक्शन के थ्रू हमने डिटरमिन किया था, F12 इक्वल टू 1। देयरफॉर ये टर्मिनोलॉजी कितना हो गया, 1। ये हमने इंस्पेक्शन किया ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने ये इसका शेप के कारण हमने ये इंस्पेक्शन के द्वारा पता लगाया कि F12 का वैल्यू 1 होगा। देयरफॉर F21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2, मतलब इसका एरिया और इसका A2 का एरिया। ऑल्सो हम F21 तो निकाल लिए, अब हमें F21 निकाल लिए हैं और F21 निकालना है, F21 निकाल दिया, फिर F22 निकालना है, तो हम समेशन रूल लगा सकते हैं। तो हमने समेशन रूल क्या हो जाएगा, देखिए समेशन 2 हमने, ये तो हमने समेशन रूल F12 भी निकाल लिया जो हम बाकी इंस्पेक्शन से जैसा हमने अभी डिस्कस किया था। अब अगर F2 के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने समेशन रूल लगाने जा रहे हैं, F21 प्लस F22 इक्वल टू 1, ये पहले के लिए लगाए हैं जो कि F12 इक्वल टू 1 आ गया जिससे, तो F21 प्लस F22 विल बी इक्वल टू 1। देयरफॉर F22 विल बी इक्वल टू नथिंग बट 1 माइनस F21, और F21 का हमने अभी निकाल रखा है, ये कितना है, A1 अपॉन A2। देयरफॉर F22 कितना निकल गया, A12। मतलब हमने क्या निकाल लिया, 2 से लेके 1 तक कितना जाता है, A1 अपॉन A2। 2 से 2 के बीच में कितना जा रहा है खुद के द्वारा, इतना जा रहा है। 1 से लेके 2 तक में कितना जा रहा है, इतना जा रहा है, और 1 से लेके 1 के बीच में कितना जा रहा है, मतलब हमने सारा व्यू फैक्टर निकाल लिया। सारा व्यू फैक्टर हमने इस तरीके का यूज करके, ये जो फॉर्मूला का यूज करके हमने निकाल लिया। अब जैसे ही डायमीटर दिया रहेगा, शेप दिया रहेगा, ओरिएंटेशन जो दिया रहेगा, जिस तरीके से दिया रहे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एरिया वी कैन डिटरमिन द व्यू फैक्टर। सो अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज एक हमने स्पेशल केसेस देखते हैं कि जब सब डिवाइडेड सरफेस हो, सब डिवाइडेड सरफेस, सपोज ये एरिया AI है और जो AJ है वो नंबर ऑफ सरफेस में सब डिवाइडेड है। AI तो खुद का एक सरफेस एरिया है, अब दूसरा सरफेस एरिया कौन सा है, AJ है, लेकिन ये AJ खुद में n नंबर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उस केसेस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा, FAI से लेके J तक में, यानी FIJ को हम क्या डिनोट करेंगे, FIJ, मतलब ये क्या हो गया, FIJ, ये किसके कितना हो जाएगा, मतलब I से लेके J के द्वारा कितना इंटरसेप्ट किया गया, ये किसके बराबर होगा, I से निकला हुआ A1 के द्वारा कितना इंटरसेप्ट किया गया, I से निकला हुआ A2 के बराबर कितना इंटरसेप्ट किया गया, I से निकला हुआ A3 के द्वारा कितना इंटरसेप्ट किया गया, I से जो निकला A के द्वारा कितना किया गया, I से निकला AN के द्वारा कितना लिया।
अगर हर एक पार्ट को हमको पता हो कि कितना फ्रैक्शन ये ले रहा है, तो टोटल फ्रैक्शन को अगर हम सम टोटल करेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, आई से लेके जे तक में कितना फ्रैक्शन आ रहा है. सो दिस विल बिकम द एफ आई जे विल बी द समेशन ऑफ एफ आई के, मतलब आई से लेके हर एक के इज द 1 से लेके n पार्ट, जितना भी पार्ट में ये टुकड़ा में हो, 2 3 8 10, उस तरीके से वो किया जाएगा. यानी दिस इज कॉल्ड एज सब डिवाइडेड सरफेस, मतलब ये n नंबर ऑफ सरफेस में डिवाइड किया गया है. जो इसमें k का वैल्यू कितना से होगा, 1 से लेके n तक वेरी करेगा. सो अब हमने क्या किया कि अगर एक पर्टिकुलर सरफेस से आ रहा है और दूसरे पर्टिकुलर सरफेस जो जे है उसके द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन जो इंटरसेप्टिंग बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट का कंपोजिट से बना हुआ है. ये दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि जहां से रेडिएशन आ रहा है वो खुद ही एन नंबर ऑफ पार्ट का बना हुआ हो. जहां से ये सरफेस जो एफ आई आ रहा है, यहाँ पे क्या था, ये एक ही सरफेस का है. सपोज यही एरिया एन पार्ट में अगर टुकड़ा में डिवाइड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक पार्ट है उसके द्वारा कितना इंटरसेप्ट किया गया, इंडिविजुअल के द्वारा, और सबको हम लोग इंटीग्रेट सीधे सम टोटल कर देंगे तो वो हमें टोटल का देगा. सपोज हम इसके केसेस में क्या करेंगे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना ए आई से, इधर हमने ए आई जे किया, ए आई एफ आई जे, इधर कितना, देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंट किया गया है, एक नोटेशन में यहाँ चेंज किया गया, आप ध्यान दीजिएगा. ये जे जो है उसको ब्रैकेट में रखा गया है, जे को हमने ब्रैकेट में रखा है. इसका क्या मतलब हुआ, अगर पिछला केसेस हम ध्यान दें तो एफ आई जे लिखते समय हम लोगों ने ब्रैकेट में नहीं रखा था. जैसे पीछे अगर हम केसेस करते हैं तो एफ आई जे कहीं भी ब्रैकेट में नहीं रखा गया था. मतलब क्या है कि आई और जे को एक सिंगल पार्ट में हमें सिंगल पार्ट का बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे जे कितना है, ब्रैकेट में रखने का सिग्निफाई ये हुआ कि ये मल्टीपल पार्ट का बना हुआ है. देयरफॉर हम लोग इसको नोटेशन के थ्रू अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो ए आई एफ आई जे मतलब जे कितने पार्ट का बना हुआ है, डिफरेंट पार्ट का, जो कि एन पार्ट का बना हुआ है. तो इसमें मल्टीप्लाई ए आई से हो जाएगा. अब यही ए आई अंदर कितना हो गया, अंदर लेके चले गए. सपोज ये ए आई समेशन के अंदर चला गया. देयरफॉर अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग हम क्या लगा रहे हैं, रिलेशन, रेसिप्रोसिटी रिलेशन लगा रहे हैं. तो ए आई एफ आई जे विल बिकम ए जे एफ जे आई. तो हम सिंपली इसको अगर कर दें तो कितना आ जाएगा, एक आई के जगह ये कितना हो जाएगा, ए के, यानी अब जो आ रहा है वो आई सरफेस एन नंबर ऑफ टुकड़े में बटा हुआ है. तो ये अब जो आएगा के का वैल्यू, ये ए आई एन नंबर ऑफ सरफेस में, तो ये हो जाएगा ए के इज 1 to 1. और ये जो सेकेंड वाला पार्ट है वो, सेकेंड का जो पार्ट है वो आपका ये एफ के जे होना चाहिए. इसमें ये जो सेकेंड का पार्ट है ये एफ के आई के बराबर हो गया. देयरफॉर ये इसका जस्ट रेसिप्रोकेटिंग हमने यूज कर दिया, तो हमने इससे निकाल दिया एफ जे आई, जो कि इस तरीके का एक रिलेशन हमें मिल गया. ये रिलेशन कब किसके लिए है, जब जो ओरिजिनेटिंग सरफेस है, पिछला केसेस में क्या था, जो इंटरसेप्टिंग सरफेस था वो सेवरल डिफरेंट पार्ट का बना हुआ था. और ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो कौन सा है, जब हमारे पास ओरिजिनेटिंग जो जो ओरिजिनेटिंग सरफेस है वो डिफरेंट पार्ट का बना हुआ है. सो हियर इट शुड बी जे, this should be j. So let us discuss one problem. Let us go through that, the application of the view factor. So आपको क्या क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कंसीडर a diffuse circular disc of diameter capital D and area AJ and a plane diffuse surface of area AI is less than equal to AJ. The surfaces are parallel and AI is located at a distance L from center of AJ. Obtain an expression for view factor AI Fij.
इसमें क्या कह रहा है कि दो सर्कुलर डिस्क है, जो एक का डायमीटर क्या है, दो सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर कितना है, कैपिटल डी है, और एरिया एजे और ए आई है। एक का डायमीटर कैपिटल डी है, दूसरे का डायमीटर कुछ अलग है, लेकिन जो सरफेस एरिया ऑफ आई इज मच मच लेस देन सरफेस एरिया ऑफ जे, और दोनों सरफेस एरिया का डिस्टेंस एल है। मतलब क्या हो गया, दो आर्बिट्रली सरफेस है आई और जे, जिसका एरिया दिया हुआ है, एरिया का रिलेशन दिया हुआ है कि एक का डायमीटर कैपिटल डी है, दूसरा का डायमीटर छोटा सा है, मतलब उसका सरफेस एरिया छोटा सा है। दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, और दोनों क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, यानी ओरिएंटेशन भी हमारा दिया हुआ है। मतलब आर थीटा आई और थीटा जे हमें मेंशन किया हुआ है, ए आई और ए जे भी दिया हुआ है। तब हमें व्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन हमें निकालना है या ऑब्टेन डिराइव करना है। सो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि ओरिएंटेशन दोनों का लिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों का एंगल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो हमें व्यू फैक्टर निकालना है स्मॉल सरफेस। व्यू फैक्टर किसका, एफ आई जे, मतलब स्मॉल सरफेस का व्यू फैक्टर ऑफ अ स्मॉल सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, मतलब बड़ा वाला सरफेस के निकालना है एफ आई जे। सो अब अगर इसका डायग्राम की हम बात करें तो देखिए डायग्राम पे हम देखना चाहते हैं, तो ये डायग्राम क्या है, एक सर्कुलर डिस्क बड़ा वाला है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, कैपिटल डी, इसका एरिया एजे दिया हुआ है, और इसी बड़ा वाला डिस्क का, ये जो बड़ा वाला डिस्क है उसी के पैरेलल में एक छोटा सा एरिया ए आई है, और ये भी दिया हुआ है कि ए आई इज मच मच लेस देन एजे वैल्यू। एजे वैल्यू ए आई के बीच का दोनों का डिस्टेंस कितना है, ए दोनों का जो है ए आई एजे इज मच मच लेस देन ए आई, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो एल दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल दिया हुआ है। अब हमें यहां से इसका निकालना है एफ आई जे। तो यहां से जो भी एरिया जाएगा, हम ये डिस्टेंस, अब देखिए यहां पर से क्या हो रहा है, इसका अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें, यानी ये थीटा जे की बात करें, तो चूंकि जैसे जैसे रेडियस वेरी कर रहा है वैसे वैसे ये थीटा जे वेरी करेगा। मतलब ये पूरे डिस्क का आप एक साथ इकट्ठा थीटा जे कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा थीटा जे मानेंगे जिसमें थीटा जे रिमेन्स कांस्टेंट। ये कब होगा, जब हम इसे एक स्मॉल एरिया मान लेंगे। कौन सा, अगर ये डिस्क है इसको हम लोग स्मॉलर एरिया मानेंगे एक रिंग के रूप में। कौन सा रिंग, जो आर रेडियस पे लोकेटेड है और जिसका थिकनेस डी आर है। तो हमने ये रिंग ले लिया जिसका थिकनेस डी आर है। अब हम ए आई से जो जितना भी आ रहा है इस रिंग में हम लोग कितना इंटरसेप्ट किया जा रहा है वो हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए हमें पहले इस रिंग का ओरिएंटेशन निकालना पड़ेगा। ये रिंग का ओरिएंटेशन कैसे होगा, इसका दोनों के बीच का लाइन कनेक्टिंग कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी ए आई से इस रिंग का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये आर हो जाएगा, और रिंग का ये नॉर्मल कितना हो जाएगा, जो सरफेस नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सरफेस नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका एरिया, ये जो एरिया होगा इसका प्रोजेक्टेड इस लाइन के अलाउंग हम लोग लेंगे। खैर इसका हम लोग ये रिलेशन निकालना चाहते हैं, ये आर का वैल्यू कितना होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो आर है, और ये वाला डिस्टेंस है एल है। तो ये वाला डिस्टेंस हमें आर का कितना वैल्यू होगा, ये आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देयरफॉर ये थीटा जे है, और ये कितना है थीटा आई, ये इसके नॉर्मल से ये कितना बना रहा है, दैट इज द थीटा आई। सो अब हम आर के अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, दिस समेशन का स्क्वायर प्लस दिस समेशन स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर विल बी बिकम आर स्मॉल आर स्क्वायर इन प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, एंड बोथ सिंस बोथ आर द पैरेलल, मतलब ये थीटा आई विल बिकम थीटा जे, से दैट इज कॉल्ड एज थीटा। सो दैट थीटा वी कैन कॉस थीटा, हम लोग को आगे इसका जो होगा, ये जो एरिया निकालेंगे उसका हम लोग इधर कॉस कंपोनेंट चाहिए होगा। तो हम लोग पहले से निकाल लेते हैं कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो कॉस थीटा कितना होगा, एल अपॉन आर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एल अपॉन आर निकाल लिए, और इसका एरिया कितना होगा, जो स्मॉल डिस्क रिंग लिए हैं उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये जो स्मॉल डिस्क का एरिया है वो कितना होगा 2 पाई आर इंटू
डी आर। सो जो हमें टर्मिनोलॉजी इसमें से इंफॉर्मेशन मिल सकता था वो हमने निकाल लिया। अब इसको एनालिसिस करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? हमें ये मानना पड़ेगा कि सरफेस आर डिफ्यूज और यूनिफॉर्म रेडियोसिटी है। कहां से? सरफेस आई से, क्योंकि आई से ही सर रेडियोसिटी निकल रहा है, इसी से रेडियोसिटी निकल रहा है और जे जो द्वारा इंटरसेप्ट किया जा रहा है। प्लस एक और हमने अजम्पशन से यहाँ पे क्या इनकॉर्पोरेट किया है कि ए आई इज मच मच लेस देन ए जे। सो एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे? एफ आई जे निकालना है, तो एफ आई जे का हमारे पास एक्सप्रेशन है। एफ आई जे क्या है? 1/ai इंटीग्रेशन ओवर ए आई ए जे cos थीटा आई cos थीटा जे अपॉन पाई आर स्क्वायर डी ए आई डी जे, वेयर थीटा इज इक्वल टू थीटा जे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब हम सारा चीजें थीटा आई और थीटा जे हमें पता है, दैट इज कॉल्ड एज थीटा, तो cos थीटा हमने लिख लिया। अब डी ए आई हम क्या करेंगे? डी ए आई और डी ए जे बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो ये जो डी ए आई है वो उसका इंटीग्रेशन हम अलग से बाहर निकाल सकते हैं और ए जे का इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग अलग कर सकते हैं। सो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ ए आई ओवर डी ए आई, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आई ओवर ए आई। सो अनदर एक टर्म इंटीग्रेशन ऑफ दिस ऑल ओवर ए जे अलग हो जाएगा। सो ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉलर एरिया का, अगर हम छोटा सा एरिया डी आई लेते हैं तो वो कितने बराबर हो जाएगा? ए आई के बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन हमें ए आई मिल गया और इसमें थीटा जे इक्वल टू थीटा करेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, ए जे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और डी ए जे निकालेंगे तो ए आई विल कैंसिल आउट। सो एफ आई जे विल बिकम हाउ मच? cos स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड डी ए जे। हम जानते हैं cos थीटा का वैल्यू अभी हमने ऊपर किया था कितना? cos थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ जो हमने जो भी डिस्कस किया था cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी ए जे का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आर का भी हमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो तीनों का जैसे ही वैल्यू हमने cos थीटा का एल बाई आर, डी ए जे का वैल्यू हमने 2 पाई आर डी आर और कैपिटल आर का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एर स्क्वायर कर लिए। जैसे ही हमने किया तो एरिया किसमें चेंज हो गया? रेडियस पे। और ये जो रेडियस है, ये जो आर हमने लिया था वो वेरी करेगा, ये जो आर वेरी करेगा कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल आर, या कैपिटल आर भी नहीं, कैपिटल आर नहीं सॉरी, ये आर तो हमने अलग जगह नोटेशन पे दे दिया है। सो 0 टू कैपिटल डी अपॉन 2 के बीच में। सो इसका जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा वो 0 से डी बाई 2। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एफ आई जे वैल्यू आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर। सो इस प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा? इस प्रॉब्लम में एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स एरिया था जो रेंडमली ओरिएंटेड था, उसका यूज करना हमने एक इस फॉर्मूले के थ्रू यूज कर करके हमने एक एफ आई जे निकाला, मतलब हम इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए सीखे। अब हम दूसरा एक और प्रॉब्लम लेंगे जिसमें से हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप का जो स्टैंडर्ड रिलेशन है उसका हम लोग सीखेंगे। हमें इसमें क्या निकालना है? F12 और F21 निकालना है। कब? जब हमारा पहला केसेस ये ज्योमेट्री दिया हुआ है, दूसरा केसेस में ये ज्योमेट्री दिया हुआ है, तीसरा केसेस में ये ज्योमेट्री दिया हुआ है। तो पहला के केस में क्या दिया हुआ है? देखिए पहला जो केस 1 है वो स्फीयर दिया हुआ, ये इसके अंदर एक स्फीयर है, ये स्फीयर है जो जिसका डायमीटर कैपिटल डी है। वो किसके अंदर है? एक स्क्वायर के अंदर रखा हुआ है, क्यूबिकल बॉक्स के अंदर। क्यूबिकल बॉक्स के अंदर एक स्फीयर है और क्यूबिकल बॉक्स का साइड और स्फीयर का डायमीटर बोथ आर सेम, एल इक्वल टू डी। तो ये जो सरफेस एरिया होगा क्या होगा? सपोज वन सरफेस किसको लेते हैं? स्फीयर को, और टू सरफेस किसको लेंगे? क्यूब को। सो ये हम लोग को F12 और F21 निकालना है। सिमिलरली इन द सेकेंड प्रॉब्लम हमें क्या निकालना है कि वन साइड एक हमारे पास लॉन्ग स्क्वायर डक्ट है, लॉन्ग स्क्वायर डक्ट मतलब जिसका साइड कितना L है, इसका भी साइड L है। इसका एक डायमीटर के थ्रू डायगोनली एक पार्टीशन किया गया है। इस पार्टीशन को 1 नाम दिया गया, वर्टिकल को 2 दिया गया है और इसको 3 दिया गया है। तो हमें F12 और F21 निकालना है। तीसरा क्या हो गया? एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसका डायमीटर जिसका लेंथ इसके एंड डायमीटर के बराबर है। इसका डायमीटर क्या है? ये जो डायमीटर हो गया वो कैपिटल डी है, ये भी कैपिटल डी है,
लेकिन इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ हुआ वो इसके डायमीटर के बराबर दिया हुआ है। तो सपोज इस सरफेस को 1 माना जाए, जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसको 2 माना जाए, एंड सरफेसेस को 3 माना जाए, तो उस केसेस में F12 और F21 निकालना है। देयरफॉर हम लोग अगर इसको एनालिसिस करने जाएं तो हमारे पास सरफेस ज्योमेट्री दिया हुआ है कि नोन हमें क्या क्या है, फाइंड क्या है, और अजम्पशंस तो ये कांस्टेंट रहेगा, डिफ्यूज सरफेस विद यूनिफॉर्म रेडियोसिटी। पहला अगर हम स्फीयर विद इन अ क्यूब लेते हैं तो हम ये ज्यूम इसमें से हम जानते हैं कि ये जो स्फीयर है ये F21 क्या हो जाएगा, F11 इक्वल टू 0, क्योंकि स्फीयर अपने खुद के सरफेस पे प्रोजेक्शन नहीं होगा, यानी F11 इक्वल टू 0 हो गया। F12 विल बी इक्वल टू हाउ मच, F11 प्लस F12 विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर F11 क्या है, 0 है, सो दैट F12 विल बिकम 1। सो हम ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे निकाला है, F12 इक्वल टू 0 हमारा इंस्पेक्शन के थ्रू हो गया। अब हमें F21 निकालना है, तो हम क्या निकाल देंगे, सीधे रेसिप्रोसिटी रिलेशन लगा देंगे, A1 F12 इक्वल टू A2 F21। तो हमारे पास F21 निकालना है, F12 इक्वल टू 1 है, तो A1 अपॉन A2 निकालना है। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, हम जानते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, और इसका सरफेस इसका कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, या आर का हम लोग डायमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6 टाइम्स एरिया स्क्वायर। सो हमारे पास देखिए ये आ गया पाई डी स्क्वायर, हमारे पास सरफेस एरिया हो गया। अगर हम डायमीटर के टर्म में बात करें, और इसका सरफेस एरिया कितना होगा 6 इंटू एल स्क्वायर। इसका एक सरफेस एरिया टोटल कितना है, एक सरफेस एरिया हो गया जिसका साइड एरिया एल स्क्वायर है, इसका ऐसा ऐसा 6 है, तो कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर। सो 6L स्क्वायर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमने, और हम जानते हैं D इक्वल टू L है, तो हमें कितना मिला F21 पाई/6, पाई/6। सिमिलरली अगर हम इसमें से करते हैं, तो हम इसमें से ओरिएंटेड में हम ये कर रहे हैं, कौन सा सरफेस है, 1 सरफेस हो गया पार्टीशन वाला, वर्टिकल वाला 2 हो गया, और इसमें 3 हो गया। देयरफॉर हमें 1 2 और 1 1 निकालना है। तो बस इंस्पेक्शन के थ्रू हम ये जान रहे हैं कि 1 1 F11 इक्वल टू 0, F22 इक्वल टू 0, F33 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये फ्लैट है तो अपने ऊपर ये वापस नहीं आएगा। सो इंस्पेक्शन के थ्रू निकाल लिए, फिर रेसिप्रोसिटी के थ्रू निकालेंगे, और फिर देखिए F11 प्लस F12 प्लस F13 ये हमने क्या कर दिया, समेशन रूल के थ्रू कर लिया। F11 हमने अभी क्या किया था, इंस्पेक्शन के थ्रू। अब सिमेट्री है, देखिए यहाँ पर से एक ध्यान रखा जाए कि ये चूंकि ऐसा ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है कि यहाँ जो रेडिएशन होगा वो इस सरफेस के द्वारा इंटरसेप्ट किया जाएगा और इस सरफेस के द्वारा, और दोनों सरफेस के द्वारा जो इंटरसेप्शन होगा ड्यू टू सिमेट्री बराबर बराबर होगा। ये बराबर क्यों, क्योंकि डिफ्यूज है, देयरफॉर हर एक डायरेक्शन में इक्वल करेगा। सो ये क्या होगा, ये इधर भी बराबर होगा और इधर भी बराबर होगा। देयरफॉर ये हमने सिमेट्री के द्वारा हमने क्या कर लिया कि F12 विल बी इक्वल टू F13, देयरफॉर इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया F12 इक्वल टू F13, तो ये 2 हो गया 2 टाइम्स F12, देयरफॉर F इसमें से F11 क्या हो गया 0 हो गया, तो ये दोनों F12 प्लस F13 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स F12, सो ये F12 विल बिकम 0.5। सिमिलरली A1 F12 कर करके हमने A2 F21 का किया, A2 F21 का हमने किया है। देयरफॉर F21 भी हमने कैसे निकालेंगे, A1 अपॉन A2, F12 हमने 0.5 निकाल लिया है, A1 अपॉन A2 अब निकालना है। तो A1 अपॉन A2 का अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर यूनिट डेप्थ की बात करते हैं, ये L है और ये L है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2L स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट 2 टाइम्स L, और ये कितना होगा L होगा। देयरफॉर एरिया हमारे पास निकल गया दोनों के बीच का, हमारे पास F21 विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2L अपॉन L into 0.5, that means 0.71. So in a similar way we can determine for this also by F11 F12 F1 समेशन रूल लगा सकते हैं, फिर इंस्पेक्शन के थ्रू लगाएंगे, क्योंकि F11 का
कोई भी जीरो हो जाएगा, F33 विल बिकम जीरो, और F2 सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी सिमेट्री वर्ड आ जाएगा। देयरफॉर हम इन अ सिमिलर फैशन जैसे हमने इसमें किया था, सेम हम इसमें भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इसका भी पाई बाय 4 डी स्क्वायर, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, पाई डी इंटू एल। सो इस तरीके का सरफेस एरिया हमारे पास निकल जाएगा। इन दिस वे हम लोग F12 और F21 निकाल सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।